19 जनवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले कल वाले टॉपिक्स को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, कुछ मेजर हाइलाइट्स देखेंगे, कुछ एडिटोरियल्स देखेंगे, वन लाइनर करंट अफेयर्स देखेंगे और लास्ट में हम लोग अपना एथिक्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करेंगे। 18 जनवरी वाले टॉपिक्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने कल बात की थी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के बारे में, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दी गई थी। हर साल डेवोस में इनका एक मीटिंग होती है। 2023 का टाइटल था कोऑपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की गई थी, नेचुरल डिजास्टर्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बायोडाइवर्सिटी लॉस, कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंक्स वगैरह। तो ग्लोबल रिस्क को यहाँ पर डिफाइन भी किया गया था कि द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट और द कंडीशन, अगर वो हो जाता है ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। एंड देन स्वीडिश की कंपनी है जिसका नाम है LKAB। उन्होंने अनाउंस किया कि उनको यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1 टन के आसपास तक का, सॉरी नॉट 1 टन, 1 मिलियन टन के आसपास तक का एक रेयर अर्थ के ऑक्साइड्स मिले इन द नदर्न एरिया ऑफ द कंट्री। तो इससे पहले चाइना अबाउट 98% जो रेयर अर्थ होता है यूरोपियन का वो चाइना से आता था, बट अब यहाँ पर मिले तो 15 के आसपास ऐसे लेंथनाइड्स होते हैं, प्लस स्कैंडियम और यूट्रियम, तो ऐसे 17 केमिकल एलिमेंट्स हैं जो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल होते हैं। उनको बोलते हैं हम लोग रेयर अर्थ मिनरल्स। सबसे ज़्यादा चाइना में पाए जाते हैं। तो रिसेंटली जो ग्लोबल साउथ समिट हुई है उसमें प्रधानमंत्री जी ने कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे। आरोग्य मैत्री, ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम। चाइना और भूटान की बाउंड्री टॉक्स चल रही हैं। चाइना की 14 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर लगता है, इसमें से सिर्फ 2 के साथ रिजॉल्व नहीं हुआ है, इंडिया और भूटान के साथ। तो भूटान के साथ काम चल रहा है। डोकलाम का एक एरिया है, उसके बाद यहाँ साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इन सब के ऊपर चाइना कहता है कि हमारी है। स्मॉल मैगेलिनिक क्लाउड, जो नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप है, उसने रिसेंटली एक स्मॉल जेम्स वेब टेलीस्कोप आइडेंटिफाई किया था। सॉरी, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने आइडेंटिफाई किया था एक स्टार फॉर्मेशन। तो उसको बेसिकली वो नेकेड आई से भी देखा जा सकता है अगर हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर में होंगे। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप इस बार मेंस के एग्जाम में आया था 2022 के में, और ये अब तक का बनाया हुआ सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो FSIB। तो FSIB बेसिकली जो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो होता है ना, उसको रिप्लेस करके बनाया गया था जुलाई 2022 में। इनका काम होता है बेसिकली जो रिकमेंडेशन करना कि होल टाइम डायरेक्टर कौन होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन कौन होंगे, जो भी हमारे फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उन सब के लिए। देन हम लोगों ने बात की थी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने किस तरीके से रिक्वेस्ट की कि नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ करके सीरियस टॉक की जानी चाहिए, सिंसियर अबाउट द पीस इन द नेबरहुड, और कश्मीर वाले मैटर को ये लोग चाहते हैं कि रिजॉल्व किया जाए। देन इंडिया इज सपोर्टिंग श्रीलंका। वहाँ पर जो क्राइसिस चल रहा था, इसको लेकर भी मेंस में एग्जाम आया, क्वेश्चन आया था इस बार GS2 में आपका। तो कुछ रीज़न हम लोगों ने देखे थे, ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट, कोविड पेंडेमिक, लोअर टैक्स रेट, न्यू गवर्नमेंट आई थिंक 2019 में। इंडिया ने 3.5 बिलियन का फूड हेल्थ वगैरह का पैकेज दिया था, फॉरेन रिजर्व्स भी दिए थे, कंसेशन लोन दिया था $1 बिलियन का, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था 500 मिलियन का फॉर पेट्रोलियम, एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था बेसिकली 55 मिलियन का फॉर यूरिया फर्टिलाइजर, करेंसी स्वैप फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, ड्रग मेडिकल्स, 40,000 मिलियन टन फ्यूल। इंडिया ने बहुत सारा सपोर्ट दिया था। देन वी टॉक्ड अबाउट कि माइनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला था कि क्या करना है भाई, फाइनल जल्दी बता दो। तो काफ़ी टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि स्टेट लेवल के ऊपर इनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। अभी कुछ मैटर चल रहा था, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली कुछ स्टेट्स है वहाँ पर जो हिंदूज़ है वो माइनॉरिटी थी, तो उनको बेनिफिट मिल नहीं पाते थे क्योंकि हिंदूज़ ऑल ओवर द इंडिया मेजॉरिटी में काउंट किए जाते हैं। तो उनको ये प्रोवाइड करने के लिए 2 हम लोगों ने केसेस की बात की थी, TMA पाई केस और बाल पटेल केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों से कहा था इनको नोट डाउन कर लेना। कुछ आर्टिकल्स हैं जहाँ पर हमारे प्रोविजन है माइनॉरिटीज़ के, ध्यान रहे माइनॉरिटीज़ कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, आर्टिकल 350B भी है। आर्टिकल 29 के अंदर तो एक्चुअली दोनों है क्योंकि सेक्शन ऑफ सिटीजन्स है ना, तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों है, लेकिन आर्टिकल 30 जो है ना, यहाँ पर सिर्फ माइनॉरिटीज़ की बात की गई है। देन आर्टिकल 350B जो था, इसमें हम लोग स्पेशल ऑफिसर की भी बात करते हैं। ये 1956 में ऐड किया गया था। 1956 में हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आया था, वो भी ध्यान रखना। देन हमारा एक जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ का एक्ट है 1992 का। तो एज ऑफ 1993 इंडिया के अंदर पहला जो स्टैट्यूटरी कमीशन बना था, उसने 5 रिलीजियस कम्युनिटीज़ को, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जोरेस्ट्रियन जो पारसी होते हैं, उनको नोटिफाई किया था। जैन्स को माइनॉरिटी 2014 में डिक्लेयर किया गया था। फिर भी टॉक्ड अबाउट दिस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की CRPF जो है वो छत्तीसगढ़ में 400 के आसपास ट्राइबल यूथ को एम्प्लॉय कर रही है। इससे पहले वो लोग 2016 में भी ऐसा कर चुके हैं, एंड इनको थ्रेट भी आ रहा है माउस वगैरह की तरफ से। तो यूनियन कैबिनेट ने इसके लिए अप्रूवल दिया था कि हाँ, आप लोग यहाँ पर ट्राइबल यूथ को एम्प्लॉय करो। तो इसके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर के 2015, 18, 20 में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये बहुत कॉमन सा टॉपिक है GS3 में आपके इंटरनल सिक्योरिटी का। देन इसके कुछ रीजंस हम लोगों ने बात किए थे कि किस किस तरीके से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है। समाधान एक बहुत पॉपुलर डॉक्ट्रिन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है।
देन हम लोगों ने ग्रे हाउंड्स का एक पॉपुलर जो आंध्र प्रदेश का एक फोर्स बनाई गई थी काइंड ऑफ डील करने के लिए, स्पेशल फोर्स है ये एक, और ऑपरेशन ग्रीन हंट भी होता 2009 से 10 में। देन सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने बात की थी विद रिस्पेक्ट टू द एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव, यानी कि जो लिविंग विल होती है यूथनेशिया में। तो इंडिया के अंदर मार्च 2018 में हम लोगों ने पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया गया था। अब उसको लेकर के कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, फेवर में भी और कुछ अगेंस्ट में भी, ये आपको पता होना चाहिए। GS4 में एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो अभी उस पर कुछ और भी बात की जा रही है, एंड ये भी ध्यान होना चाहिए, राइट्स ऑफ अ पेशेंट इन सच ए केसेस वुड नॉट फॉल आउट ऑफ द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21, यानी कि आर्टिकल 21 में फॉल करेंगे। देन वी टॉक्ड अबाउट चाइना की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी डिक्लाइन हो रही है 1961 के बाद, अभी डिक्लाइन हुई है। 1961 के टाइम पर माओ जेडोंग की एक जो आई थी वो पॉलिसी आई थी, तो उसमें एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड का कैंपेन था, वो फेल हो गया था। तो अभी इनकी पॉपुलेशन जो थोड़ी कम हो रही है। 2021 में इन्होंने अलाउ कर दिया था फर्स्ट टाइम कपल्स को टू हैव अ थर्ड चाइल्ड, और उससे 5 साल पहले इन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी को भी लॉन्च कर दिया था। और जब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी तो इन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट की थी। चाइना का जो क्रूड बर्थ रेट था हाईएस्ट था अमंग द ब्रिक्स नेशन से 1963, लेकिन उसके बाद रैपिडली डिक्लाइन हो गया था और लोवेस्ट आ चुका है 2020 में। चाइना की GDP जो है वो इट रोज 3% ओनली इन 2022, क्योंकि कोविड के लॉकडाउन लगे थे और कंजप्शन कम हो गया था, तो ये प्रॉब्लम चल रही थी। When we talked about this new free food grain scheme as an illusion और double speaks, तो स्वाति नारायण जी का एडिटोरियल था, शी वॉज टॉकिंग मोस्टली अबाउट, ये मैंने आपको कहा था कि नोट डाउन कर लेना, आपको कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह लिखने में मदद करेगा। सो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद कर दिया गया है, एंड अभी जो 81 करोड़ के आसपास बेनिफिशरीज हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के, उनको 5 kg के आसपास तक हम लोग 5 kg तक ग्रेन्स दिए जाएंगे, फूड दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। एंड तो इसमें सब में बस यही बात की जा रही थी कि ये जो पूरा आर्टिकल था इसमें बताया गया था कि कैसे गवर्नमेंट इसको 2023 के लिए कंसिडर कर रही है, क्योंकि 2023 में 9 स्टेट्स में बाईपोल्स वगैरह भी होंगे और असेंबली इलेक्शंस भी होंगे, जैसे कर्नाटका हो गया, तो उन सबको ध्यान में रख के किया जा रहा है। फिर गवर्नमेंट इसमें प्रॉब्लम ये भी बताई गई थी कि सेंसस जो था ना हमारा वो अपडेट नहीं हुआ है 2011 के बाद से ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तकरीबन 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो बच्चे जिनका जन्म हो चुका है और वो अभी तक इस एक्ट पे काउंट नहीं किए जा रहे, उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो कुछ स्टेट्स ने कर भी दिया था, जैसे कि छत्तीसगढ़ वगैरह, झारखंड जैसे, तमिलनाडु वगैरह, कुछ स्टेट ने क्या किया था, अपनी कवरेज को इंक्रीज़ कर दिया था। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी बताया गया था कि यूपी के अंदर ये चीज़ काफ़ी अच्छे से सर्व की गई थी, क्योंकि यूपी में 2022 में इलेक्शंस भी हुए थे। तो बस वही था कि फूड ग्रेन को लेकर के कैसे पॉलिटिक्स वगैरह खेले जा रहे होते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस इलॉजिकल रिजेक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ साउथ एशिया। नहीं, ये तो हम लोगों ने नहीं किया था ना शायद, हाँ ये हम लोगों ने नहीं किया था। चाइना मस्ट विड्रॉ द होल्ड ऑफ लिस्टिंग ऑफ 4 पाकिस्तानी टेररिस्ट। तो चाइना के पास एक पावर है, वो है UNSC की, उसमें परमानेंट 5 मेंबर्स होते हैं, प्लस में हमारे पास 10 मेंबर्स होते हैं। तो कुछ टेररिस्ट वगैरह को जब UNSC डिक्लेयर करता है तो उसमें सबके पास वीटो पावर होती है। तो चाइना ने एक टेक्निकल होल्ड बना के रखा हुआ था। अभी राइट नाउ जो लश्कर-ए-तैयबा के जो डेप्यूटी चीफ थे ना, अब्दुल रहमान मक्की, उनको सैंक्शन कर दिया गया, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया UN के सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इंडिया बहुत टाइम से कह रहा था कि चाइना एक डबल गेम खेलता है टेररिज्म को लेकर के, क्योंकि चाइना ना SCO को अगर आप देखते हो, शंघाई कोऑपरेशन को, वहाँ पर भी ना एक रैट्स करके होता है, एक मैकेनिज्म, उसमें वो टेररिज्म को हैंडल करता है पूरा ये शंघाई कोऑपरेशन वाली कंट्रीज़ में। तो चाइना को लेकर के इंडिया काफ़ी बार ऐसे ब्लेम करता था। अभी इस आर्टिकल में हम लोगों ने ये भी देखा था कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि चाइना ने इस बार ऐसा क्यों किया है। तो क्या जो हमारे इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर के ऊपर स्टैंड ऑफ्स हुए थे, उन सब में जो बैक एंड में डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही थी कि क्या वहाँ पर इंडिया ने कोई कंडीशन रखवाई थी, ऐसा क्या कुछ हुआ है, नोबडी नोज, बट समहाउ चाइना ने इसको डिक्लेयर कर दिया। तो ये चीज़ है विन फॉर इंडिया। बट इंडिया ने कहा था कि 5 मेजर की बात की जा रही थी, उसमें से 1 को डिक्लेयर किया गया। अभी 4 और हैं, 4 के नाम भी यहाँ पर दिए हुए थे, क्योंकि इंडिया ने कहा था कि हमारा जो IC 814 की हाईजैकिंग की गई थी ना, उसमें हमारे और 26/11 मतलब कई लोग हैं, हाफिज़ सईद का बेटा है तालहा, 26/11 का हैंडलर है साजिद मीर, लश्कर-ए-तैयबा का रिक्रूटर है शाहिद महमूद, और अब्दुल रऊफ अजहर है जो कि मसूद अजहर का बेटा था, है ना, जो कि IC 814 की हाईजैकिंग के लिए था। तो काफ़ी लोग हैं और भी, इनकी भी डिमांड की जा रही है। तो ये था हमारा रिवीजन फॉर 18 जनवरी। 19 जनवरी के हमारे कुछ वर्ल्ड लाइनर करंट अफेयर्स, एक बार ज़रा इन पे सब पे नज़र डाल लेते हैं। काफ़ी सारी अच्छी नई और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, तो इसको 2018 में बनाया गया था अंडर कंपनीज एक्ट। ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की तरह काम करता है, जो ऑडिटिंग का प्रोफेशन होता है ना, और जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं उन सबको हैंडल करने का काम। तो फिर वो चाहे कंपनी लिस्टेड कंपनी हो या फिर अनलिस्टेड कंपनीज हो, उनके ऊपर
उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे काम करता है। इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है एंड एक चेयरपर्सन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है। मैक्सिमम 15 मेंबर्स हो सकते हैं। तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने अपनी कुछ ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट्स दी थी ऑडिटर्स के लिए, ताकि एक एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट रिलीज़ की जा सके। और मैनेजमेंट में, गवर्नेंस के अंदर जो भी हमारे ऑडिटिंग फॉर्म्स होते हैं ना, उनकी मैनेजमेंट और गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005। अब जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है ना, ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है 196 कंट्रीज़ का। इनका क्या काम होता है कि पोटेंशियल हेल्थ इमरजेंसी जो भी होती हैं वर्ल्ड वाइड, उनको डिटेक्ट करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए अपनी कैपेसिटीज़ को डेवलप करना। तो ये सारी कंट्रीज जो होती हैं 196 कंट्रीज़, इनके पास कुछ एबिलिटीज़ होनी चाहिए, डिटेक्ट, एसेस, रिपोर्ट एंड रिस्पॉन्ड टू पब्लिक हेल्थ इवेंट्स। अब आगे क्या हुआ है, एक वर्किंग ग्रुप है इसमें, उसको बोला गया कुछ रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बाय जनवरी 2024। तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी जो वर्किंग ग्रुप की ऑन द अमेंडमेंट्स टू इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। इंडिया ने भी कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किए थे, जैसे कि उन्होंने कहा था कि इट शुड बी अगेन इन अकॉर्डेंस टू CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सॉरी, बड़े दिनों बाद रिकॉर्डिंग करते हुए खांसी आगे बीच में, ओके सॉरी। उन्होंने कहा था कि CBDR के हिसाब से होना चाहिए। CBDR का जो कॉन्सेप्ट है ना, आप लोग अपने एनवायरनमेंट में पढ़ते हो। उन्होंने कहा कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि वो कंट्री जिसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, जिस कंट्री की कैपेबिलिटी कम है उसको कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको मदद प्रोवाइड की जाए। तो उसकी डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, लेकिन सबकी कॉमन भी होनी चाहिए। देयर विल बी सम कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ चीज़ें आम रहेंगी, एंड डिपेंडिंग अपॉन कैपेबिलिटीज़ असेसमेंट्स। तो ये इसके अकॉर्डिंगली IHR के अंदर कुछ चीज़ें बदलाव किए जाने चाहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने कहा था कि हम लोग एक एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाएंगे ताकि हम लोग एक्सीडेंट्स वगैरह जो हो सकते हैं उनको रोक सकें। अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा अराउंड 3000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज, एंड इन केस ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स एक सिस्टम चेक बनाया जाएगा उसकी फिटनेस को चेक करने के लिए। इसमें ड्रोन का, GIS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, और हाईवेज के ऊपर सेफ्टी के सारे इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए स्टेप लिया जा रहा है। वी हैव स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। तो इसको DPIIT ने ऑर्गेनाइज किया था। DPIIT की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप के अंदर बहुत सारी नॉलेज को एक्यूमुलेट करना। ये फोटो पुरानी है, इस साल की नहीं है, मतलब ये मुझे थोड़ी अच्छी सी लगी थी फोटो वाली, तो मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दी। फोटोज़ में डालने लग गया हूँ धीरे धीरे। अब जैसे मान लो ये वाली एक्सरसाइज वरुण है, तो बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और फ्रांस के बीच में। उसमें एक सेंटेंस का लिख के मैं क्या करता, बट अब जब फोटो देखते हो, ये इंडियन नेवी के ऑफिसर हैं, ये फ्रांस के नेवी के ऑफिसर हैं, ये एक ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, यहाँ पर कुछ नेवल के कुछ एयरक्राफ्ट से ये आ रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाता है। अच्छा ठीक है, मेमोरी उसमें पिक्चराइज करना इसको ईजी हो पाता है। तो नेशनल स्टार्टअप के अवार्ड जो 2022 वाले थे ना, वो नेशनल स्टार्टअप डे पर दिए गए थे, एंड इसमें स्टार्टअप्स को, इनेबलर्स को किस तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज शो कर सकते हैं, उसके ऊपर एक इवेंट किया गया था। देन वी हैव दिस कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, ये यूपी का जो बहरेज डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके तराई रीजन में वहाँ पर प्रेजेंट है, ये अपर गैंजेटिक प्लेन के अंदर। तो जो दुधवा टाइगर रिजर्व है ना, उसके कोर एरिया का पार्ट है, एंड इसमें इंडिया और नेपाल का जो टाइगर हैबिटेट का है ना, उस पर कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर ना थारू लोग रहते हैं, तो थारू लोग को ना, जो कटरनिया घाट का डिवीजन है फॉरेस्ट का, वो प्लस नाबार्ड ने मिलकर के कहा कि इन लोगों को हम लोग स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देंगे। इंडिया के अंदर ये लोग, थारू वाले लोग मोस्टली यूपी में, बिहार में, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। वैसे ही जनरली सदर्न नेपाल के रीजन में आपको पाए जाएंगे। वहाँ का जो हिमालयन फुटिल्स का जो टेराई रीजन है ना, वहाँ पर ही थारू लोग पाए जाएंगे, तो इनकी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग की जाएगी अभी। देन वी हैव दिस जियो स्पेशल हैकाथॉन। हैकाथॉन जब भी किए जाते हैं ना, उसमें जनरली कुछ नए आइडियाज़ इन्वेंट करने के लिए किए जाते हैं। तो जियो स्पेशल सेक्टर के अंदर उसमें पब्लिक और प्राइवेट के दोनों को, कंट्री की कैपेबिलिटीज़ को मजबूत करने के लिए और आने वाले जियो स्पेशल के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए ये इस तरह के हैकाथॉन्स किए जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा DST है ना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर, उसके द्वारा किया गया था ये। एक्सोप्लैनेट्स। अब हम लोगों ने कल भी नासा का एक टॉपिक पढ़ा था, जेम्स वेब टेलीस्कोप का, और आज फिर से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो न्यूज़ में है। मैंने आपको रिमाइंड कर देता हूँ, ये अभी रिसेंटली आप लोगों की मेंस 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है ना UPSC का, उसमें GS3 में पूछा गया था ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये लास्ट ईयर ही लॉन्च किया गया था।
तो इन्होंने पहला नया एक्सोप्लैनेट ढूंढ के निकाला है, उसका नाम है LHS 475b। तो ऐसा नहीं कि एक्सोप्लैनेट पहली बार देखा गया, एक्सोप्लैनेट तो पहले भी ढूंढे गए हैं, पर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पहला अपना ढूंढा है। क्या होते हैं ये प्लैनेट्स वो होते हैं जो दूसरे स्टार्स को ऑर्बिट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड होते हैं। और ये बहुत स्मॉल, हमारे मिल्की वे जो है ना गैलेक्सी, उसके बहुत स्मॉल रीजन में पाए जाते हैं। ये बहुत टफ होता है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं और ये बहुत ही ब्राइट होस्ट स्टार के आसपास ऑर्बिट कर रहे होते हैं। तो साइंटिस्ट जनरली कुछ दूसरे मेथड्स पर रिलाई करते हैं, जैसे ट्रांजिट मेथड हो गया, इनकी जो लाइट वगैरह डिम करती है ना, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट भी तो कोई चीज़ होती है, उसमें लाइट डिम करती है, उसके अकॉर्डिंगली ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं। देन दिस वी हैव इज द 13th अमेंडमेंट ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट वाला टॉपिक। अब हुआ क्या है ना, ये फोटो पता नहीं आप लोगों ने देखी होगी नहीं देखी होगी, 1987 की फ़ोटो है। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी हैं और ये श्रीलंका के उस टाइम के प्रेसिडेंट है जयवर्धने जी। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, इंडिया लंका अकॉर्ड ऑफ 1987। तो हुआ क्या था ना कि श्रीलंका का ना एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो अपने आप में एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया था। वहाँ की जो आर्म्ड फोर्सेस थी और जो LTTE थी ना, उन सब के बीच में स्ट्रगल चल रहा था। क्या स्ट्रगल था? तमिलियंस जो थे ना, वो थे एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे। फिर एक 13th अमेंडमेंट की बात की गई थी, उसमें ये कहा गया था कि कुछ कुछ प्रोविंशियल काउंसिल्स क्रिएट की जाएंगे और उसमें पावर शेयरिंग की जाएगी। यानी कि इनके जो बेसिकली उसमें जो सिन्हला के जो मेजॉरिटी एरियाज थे ना, वहाँ पर जो 9 प्रोविंसेस होंगे ना, उनके साथ पावर शेयरिंग की जाएगी। कौन सी पावर शेयरिंग? जैसे कि कुछ सब्जेक्ट है एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, लैंड, पुलिस, ये डिवॉल्व किए गए हैं टू द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन है फाइनेंशियल पावर्स की और कुछ ओवरराइडिंग पावर्स हैं वो दी गई हैं प्रेसिडेंट को, जिसके कारण से वहाँ की प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इन पर्टिकुलर जो प्रोविजंस थे ना इसमें पुलिस के और लैंड के, वो भी कभी इंप्लीमेंट नहीं किए गए थे। तो जो 13th अमेंडमेंट है ना, इसमें कुछ बैगेज है कंट्री के सिविल वॉर का उस जमाने का, और इसको अपोज भी किया गया था सिन्हला के नेशनलिस्ट पार्टीज के द्वारा और LTTE के द्वारा। LTTE क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ द तमिल एलम। अभी हुआ क्या है, श्रीलंका गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग फुल्ली इंप्लीमेंट कर देंगे 13th अमेंडमेंट को। तो 13th अमेंडमेंट जो कि 1987 में पास किया गया था, उसको अब फुल्ली इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो पावर डिवोल्यूशन हो जाएगा प्रोविंशियल काउंसिल्स के अंदर। ये है 13th अमेंडमेंट। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स इन द वाटर बॉडीज ऑफ भीतरकनिका नेशनल पार्क और उसके नियर बाय एरियाज में इंक्रीज हो गए हैं। ये है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो कि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में पहले आ चुका है। और भीतरकनिका जो है ना, वो यहाँ पर कहीं है, ये उड़ीसा का रीजन है। ये हमारा बॉब है, बॉब बोलते हैं हम बे ऑफ बंगाल को, इस रीजन में पड़ता है यहाँ पर। तो ये एक रामसर कन्वेंशन की रामसर साइट भी है। ये जो ब्राह्मणी, बैतरनी, धर्मा और महानदी रिवर सिस्टम का जो एस्चुरी है ना, ये उस रीजन में फॉल करती है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। यहाँ पर बहुत सारे जानवर मिलेंगे आपको, लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट, जंगल कैट, हाइनाज, वाइल्ड बोर, वाइट क्रोकोडाइल भी मिलता है यहाँ पर एक। बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। फिर होता क्या है ना, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना भीतरकनिका के, वो फ्लश आउट हो जाते हैं गहीर मथा मरीन सेंचुरी पर, जहाँ पर बहुत सारे वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन आती है ऑलिव रिडली सी टर्टल्स की, कॉन्ग्रीगेशन के लिए और नेस्टिंग के लिए। तो नियरली 500,000 टर्टल्स यहाँ पर हर साल विंटर्स में आते हैं। तो ये रीजन है, और ये ऑलिव रिडली सी टर्टल्स का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, भीतरकनिका का भी इंपॉर्टेंट है। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है ना, ये एक यूनिक हैबिटेट है, यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हमारे इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ वार्निंग दी थी ग्राउंड फ्रोस्ट को लेकर के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के रीजन में। ग्राउंड फ्रोस्ट क्या होता है? बेसिकली एक सिचुएशन होती है जहाँ पर ग्राउंड के ऊपर थोड़ी सी आइस फॉर्म हो जाती है ना, ऑब्जेक्ट्स पे, ट्रीज के ऊपर। तो वो सरफेस, जिस सरफेस का टेम्परेचर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है ना, वहाँ पर ऐसा होता है, क्योंकि इस सिचुएशन में जो ग्राउंड होता है ना, वो हवा से जल्दी ठंडा हो जाता है। अब आपके सामने फोटो है, आपको दिख रही होगी ना, तो इस तरीके से ज़मीन के ऊपर ऐसी सी बर्फ़ सी बन जाती है। ये आपको छोटे छोटे ग्रास फ्रोस्ट दिखाई दे रहा होगा, घास के ऊपर थोड़ा सा हो जाता है। तो इसके 3 तरह की चीज़ें होती है। एयर फ्रोस्ट भी होता है ना, जब एयर का जो टेम्परेचर होता है वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो चला जाता है। एक होर फ्रोस्ट होता है, इसमें टाइनी आइस के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, है ना। सेम प्रोसेस से ड्यू बनती है ना, ओस की बूंद होती है। जब टेम्परेचर जो होता है सरफेस का वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है। तो होर फ्रोस्ट क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक पिक्चर के अंदर। इस तरीके से हो जाता है पेड़ों के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर्स वगैरह में, फोटोज़ में देखा होगा कहीं ना कहीं। मैं भी कभी कोई घूमने भी गया होगा तो कहीं पर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया ही होगा। तो बस इसी को लेकर के वार्निंग दी थी IMD ने। कैंसर को लेकर के थोड़ा सा डेटा है,
अब हुआ ये कि अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की ना एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि यूएस के अंदर ना 1991 से लेकर यानी पिछले 30 सालों में ऑलमोस्ट 33% तक कैंसर कम हो गए हैं। इंडिया में सिचुएशन थोड़ी सी दूसरी है। इंडिया में 2021 में जो केसेस थे ना वो थोड़े से 14.2 थे, 2022 में केसेस ज़्यादा हैं और 2020 में तो 13.9 थे। यानी कि इंडिया में जो नंबर ऑफ केसेस है ना वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। इंसिडेंस ऑफ कैंसर यानी कि कैंसर से ग्रसित होना और मोर्टेलिटी, कैंसर के कारण जो डेथ होती है ना वो दोनों ही इंक्रीज़ हो रही है। तो इंडिया में जो सर्वाइकल और जो स्मोक वाले कैंसर थे ना वो तो कम हो गए हैं, लेकिन जो लंग ब्रेस्ट कैंसर थे ना वो इंक्रीज़ हुए हैं। सर्वाइकल कैंसर के केसेस डिक्लाइन हुए क्योंकि लेट मैरिजेस हो रही हैं, बच्चे कम होते हैं पैदा, आजकल हाइजीन अच्छा हो गया, वैक्सीनेशन भी हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर को HPV वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है, ये याद रखना। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये वैक्सीन होती है। ब्रेस्ट कैंसर के जो केस है ना इंडिया के अंदर वो किसी कारण से मतलब इन्हीं कारण से इंक्रीज भी हो गए। मोस्ट कॉमन कैंसर कौन से इंडिया में? लंग कैंसर, माउथ कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, टंग कैंसर, स्टमक कैंसर। प्रोस्टेट वाला होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो जाता है। और इंडिया के अंदर जो क्या सिचुएशन है वो ये है कि हमारे यहाँ पर जो डेथ होती है ना बिकॉज ऑफ कैंसर वो इंक्रीज हुई है। 2021 में 7.9 लाख पीपल डाइड, बट 2022 में मोर पीपल डाइड। 1 in 68 men will develop lung cancer and 1 in the 29 women will develop breast cancer। तो जो इंसिडेंस है ना कैंसर का वो विमेन में ज़्यादा है इंडिया के अंदर इन कंपैरिजन टू मेन। तो 2020 का डेटा कहता है कि ऑन 1 लाख पीपल 103.6 विमेन विल डेवलप कैंसर और मेन के मामले में वो 94.1 होगा। फिर ये हमारा लास्ट टॉपिक है वन लाइनर करंट अफेयर्स का। IIT मद्रास की टीम है ना, उन्होंने रिसर्चर्स ने एक बड़ी मस्त चीज़ बनाई है। तो उन्होंने कहा था कि जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल होता है ना और जो हम डिमोलिशन करते हैं, कोई बिल्डिंग वगैरह कोई गिरा देते हैं, तो जो भी होता है ना वो मलबा वगैरह बोलते हैं उसको, टूटा फूटा सब दीवार का, ईंट पत्थर मसाला कंक्रीट जो लेंटर वगैरह होता है सब कुछ, पिलर्स विलर्स मसाला सीमेंट लोहा सब, उन सबको ना कन्वर्ट करने का, रिसाइकिल करने का एक बड़ा मस्त जुगाड़ निकाला है इन्होंने। तो इसको ना राजस्थान के अंदर जो ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के एक हेडक्वार्टर्स है जिसका नाम शांति वन है, वहाँ पर इसके डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया था। इसमें होता क्या है ना कि इसमें 770 सोलर कंसंट्रेटर लगाए गए। कंसंट्रेटर क्या करते हैं? वो सोलर एनर्जी को एक जगह पर कन्वर्ज कर देंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्टीम एट हाई प्रेशर। अब जो वेस्ट कंक्रीट होगा ना डिमोलिशन का, उसको हीट किया जाएगा इस सोलर रेडिएशन की हेल्प से, तो ये रिसाइकल्ड कंक्रीट एग्रीगेट बना देगा, उसको हम RC बोलेंगे। वैसे क्या करते हैं, मैकेनाइज तरीके से क्रशिंग करते हैं, जो भी मलबा वगैरह होता है उसको मशीन से दबा के तोड़ के और चूरा बनाया जाता है, लेकिन ये बनाएगा उसको सोलर रेडिएशन से हीट करके। अभी जो कंक्रीट बनाया था ना इसकी हेल्प से, उसमें किसी भी तरह के टिपिकल स्ट्रक्चर की एप्लीकेशन की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं। ये प्लांट 2017 से ऑपरेशनल है और काफ़ी यूज़फुल रहा है, इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी रही इस मटेरियल की। तो सोलर एनर्जी की हेल्प से देखो कितना कुछ अच्छा किया जा सकता है, प्रोवाइडेड उसके ऊपर लोग एक्सपेरिमेंट करते रहें। तो ये था हमारा टॉपिक वन लाइनर करंट अफेयर्स के सारे। मेजर हाइलाइट्स में हमारे पास एक ये न्यूज़ है, इसका टाइटल है स्पोर्ट बेलीड ईगल आउल स्पॉटेड इन द आंध्र प्रदेश शेषलम फॉरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी आंध्र प्रदेश में वैसे पहले 2 बार और भी देखा गया था, लेकिन उस टाइम ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में देखा गया था। इसका नाम है स्पोर्ट बेलीड ईगल आउल, बुप्पा निपालेंसिस का साइंटिफिक नाम है, और ये शेषलम फॉरेस्ट में पाया गया है। अब ये 2 तरह के आउल हैं एक्चुअली, एक मोटल्ड वुड आउल है और राइट साइड में जो स्पोर्ट बेलीड ईगल आउल है जो कि चमला फॉरेस्ट में और शेषलम फॉरेस्ट में देखा गया है। अब दोनों जो बर्ड्स हैं ना, इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये कि दोनों लीस्ट कंसर्न वाले हैं। और जो हमारे ये स्पॉट बेलीड वाला है ना, इसकी खासियत ये है कि ना इसमें ना एक साउंड निकालता है, जैसे ह्यूमन बींग्स चिल्लाते हैं ना, स्क्रीम करते हैं, ये उस तरह की आवाज़ निकालता है। तो इसको कभी इंडिया के अंदर घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट भी बोला जाता है और श्रीलंका में इसको डेविल बर्ड भी बोलते हैं। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व पहले एग्जाम में आ चुका है, आपका पूछा जा चुका है, और शेषलम फॉरेस्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो एक तो लोकेशंस के बारे में आइडिया रखो, और फिर यहाँ पर ये जो आउल के बारे में, उल्लू के बारे में सुनने को मिला है, फर्स्ट टाइम देखा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ तरह की स्पेशल स्पीशीज़ होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनके बारे में मालूम होना चाहिए। देन मूविंग अहेड, हमारे पास एक एजुकेशन के संबंधित एक रिपोर्ट आई है। एक रिपोर्ट है, उसने लर्निंग गैप्स के अंदर जो वाइडनिंग, जो गैप क्रिएट हुआ है ना, उसको हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो रिपोर्ट जो है इसका नाम है ASCR यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन 2022। तो प्रथम एक NGO है, उस NGO ने इसको रिलीज़ किया है। एंड अब ये जो रिपोर्ट है ये ऑलमोस्ट 4 साल के बाद आई, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था।
इसमें ना इन्होंने बहुत सारा डेटा दिया है, क्लास वाइज दिया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास। हमको सारा नहीं कवर करना है, हमको कुछ जनरल पॉइंट्स पता होने चाहिए। यूपीएससी कभी भी आपसे क्लास थर्ड फोर्थ के हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यूपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि कोविड के अंदर एजुकेशन का गैप जो था वो कैसे ब्रिज कर सकते हैं, है ना। कोविड में प्री कोविड क्या इम्पैक्ट था, अभी क्या इम्पैक्ट है, तो हमें उस तरीके से डेटा को पढ़ना होगा। तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोविड के बाद, आफ्टर कोविड, जब 2 साल बाद स्कूल खुले ना, तो स्कूल्स में जो एनरोलमेंट था ना वो इंक्रीज़ हो गया है, यानी कि देर आर पीपल हु आर मोर गेटिंग इनटू स्कूल्स। अच्छा, साथ में एक पॉइंट और बता देता हूँ आप लोगों को, अभी याद आ गया। हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक टॉपिक कवर किया था, उसमें ये आया था कि कोविड के बाद नंबर ऑफ स्कूल्स इंडिया में थोड़े से कम हो गए थे, और उसमें बहुत सारे प्राइवेट स्कूल थे जो बंद हो गए थे। तो आई थिंक अराउंड 15 लाख समथिंग थे, वो थोड़ा सा कम हो गया था, 14.9 के आसपास चला गया था। तो कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ऑन फिंगर टिप्स। लाइक इंडिया में 6.6 लाख के आसपास विलेजेस हैं, 736 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, 15 लाख स्कूल हैं इंडिया के अंदर। ऐसे कुछ फिगर्स आपको याद होने चाहिए। अब इन्होंने ये कहा था कि ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जैसे कि उन्होंने ये बताई हुई थी कि जो ओवरऑल एनरोलमेंट फिगर्स थे ना, जो कि पिछले 15 सालों से 95% के अबव ही चल रहे थे, तो 2018 में वो 97.2 थे, 2022 में वो 98.4 हो गए। अब ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये वाला भी पिछले 15 साल का, कभी कभी सिविल सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां आपको कंपैरिजन करना होता है प्रीवियस डेटा के साथ। सो डू रिमेंबर दिस कि 2018 में क्या डेटा था और 2022 में क्या था, और ये 4 साल के गैप के बाद हुआ है। तो सर्वे जो था ना, ये हाउस होल्ड सर्वे किया रहता है, 616 रूरल डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। यहाँ पर ऑलमोस्ट 6.9 लाख चिल्ड्रन जो 3 से और 16 साल के एज ग्रुप में, उनके ऊपर ये सर्वे किया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट जो और अच्छी बात देखने को मिली वो थी कि गवर्नमेंट के जो स्कूल्स थे ना, वहाँ पर एनरोलमेंट ज़्यादा देखने को मिला था। 2018 में 65.6% का एनरोलमेंट था गवर्नमेंट स्कूल्स में, और अभी 2022 में वो 72.9% का हो गया है। चिल्ड्रन, बच्चों का जो बेसिक लिटरेसी लेवल था ना, वहाँ पे प्रॉब्लम आई है। जो रीडिंग एबिलिटी थी ना और जो न्यूमेरिसी स्किल्स थी, उसमें काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला था। जैसे कि परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन जो क्लास थर्ड में थे ना गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स में, तो हु वर एबल टू रीड द लेवल ऑफ क्लास 2, वो 2018 में था 27.3%, 2022 में वो 20.5% तक ड्रॉप हो गया है। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी, बच्चों की लिटरेसी स्किल, न्यूमेरिसी स्किल्स ड्रॉप हुई हैं। दिस इज़ वेरी डेंजरस। अब इसके ऊपर ना एक स्टडी की जा सकती है कि देखो 2 साल तक अगर स्कूल बंद रहे, उसमें कि वो भी ऐसा नहीं कि बच्चों को एजुकेशन बिल्कुल बंद कर दी गई थी। देवर एट देयर होम, उनको घर पे पढ़ाई मिल रही थी, ऑनलाइन भी बहुत सारी पढ़ाई की जा रही है। उसके बावजूद आप देखोगे तो क्लास थर्ड में ही कम से कम 7% के आसपास का ड्रॉप देखने को मिला है। तो दिस इज़ रियली शॉकिंग कि अगर कंट्री के अंदर स्कूल बंद हो जाए 5 साल तक, तो लिटरेसी लेवल एकदम से कैसे गिरेगा, बहुत बुरे तरीके से। इसके ऊपर हमें ऑल्टरनेटिव्स पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे क्लास 8 की बात करते हैं, वहाँ की बेसिक रीडिंग जो एबिलिटीज़ थी, तो जहाँ पर 69.6 बच्चों का एनरोलमेंट था गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, तो वो बेसिक टेक्स्ट का जो रीडिंग था ना 2022 के अंदर, वो इस हद तक गिरा था। 2018 में 73% था। तो ये सही अलग अलग क्लास का लेवल दिया हुआ है, क्लास थर्ड का, 8th का, 5th का, हमें सारा नहीं करना है। आपको एक एग्जाम्पल याद रख लेना, वो एक एग्जाम्पल काफ़ी है। एंड किस तरीके से लिटरेसी लेवल नीचे गिरे हैं, एनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा हुआ है, सर्वे कहाँ कहाँ किया गया था, 4 साल बाद रिपोर्ट आई, ओवरऑल एनरोलमेंट इंक्रीज़ हुआ है। इतना बेसिक आपको थोड़ा आपको आइडिया रखना है। तो मेजर हाइलाइट्स में तो आज 2 ही था, एक तो आउल के बारे में और एक एजुकेशन की रिपोर्ट के बारे में। हमारे पास ये एडिटोरियल है, चेक डू नॉट क्रॉस, द गवर्नमेंट शुड वर्क टुवर्ड द सिस्टमेटिक रिफॉर्म नॉट अटैक द जुडिशरी। अब आप लोगों को पता होगा कि इंडिया के अंदर ना कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, जुडिशरी को लेकर के बहुत समय से प्रॉब्लम चल रही है अभी। और हुआ क्या है ना कि अभी राइट नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है जुडिशरी को, आप एक काम करो, हमें कहीं तो एग्जीक्यूटिव की रिप्रेजेंटेशन दो। एटलीस्ट जो हमारी सेलेक्ट और सर्च कमेटी होती है ना, उसमें आप एक एग्जीक्यूटिव के पर्सन को ऐड कर लो, या फिर कॉलेजियम के अंदर एक एग्जीक्यूटिव के पर्सन को ऐड कर लो, स्टेट लेवल के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का ऐड कर लो, कहीं पर तो आप जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव पर्सन को ऐड करो। तो उसी चीज़ को लेकर के न्यूज़ में काफ़ी चलता रहता है। मैं आप लोगों को हल्का से एक बार कॉलेजियम सिस्टम का रिवीजन दे देता हूँ। तो इंडिया के अंदर जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है ना, और वो सारा का सेंटर मतलब सुप्रीम कोर्ट में आता है आर्टिकल 124 के अंदर, और स्टेट पर वो आता है आर्टिकल 217 के अंडर। और ये जो कॉलेजियम सिस्टम था, इसका इवॉल्वमेंट कैसे हुआ था ना, तो जो सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र होता है ना, ये कुछ नंबर ऑफ जज, 3 जज के केसेस हुए थे ना, उसके थ्रू हुआ था। तो इसको लेकर के ना हमारे पास कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम किसी पार्लियामेंट के एक्ट ने बनाया था। हुआ क्या था ना, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ एक बार मैं। पहला एक जज केस आया था, फर्स्ट जज केस, वो आया था 1981 में। तो उन्होंने उस टाइम पर कहा था कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होंगे, ट्रांसफर्स होंगे ना, वो रिकमेंडेशन पर होंगे। और वहाँ पर रिकमेंडेशन किसकी होगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की।
एंड उनकी जो रिकमेंडेशन होगी ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, उनको रिफ्यूज़ किया जा सकता है फॉर सम कॉजेंट रीजंस। कॉजेंट रीजंस का मतलब होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लियर वे में अगर एक्सप्रेस की होगी ना, जो इन्फ्लुएंशियल रीजंस होंगे। तो फर्स्ट जज केस के अकॉर्डिंगली जो एग्जीक्यूटिव प्रेमेसी थी ना, वो ज़्यादा थी। एग्जीक्यूटिव को प्रेमेसी मिली हुई थी विद रिस्पेक्ट टू द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स ओवर द जुडिशरी, और ये 81 से लेकर के ना 1993 तक चला था। 1993 के अंदर मेजर बदलाव किए गए थे, जहाँ पर हमारा सेकंड जज केस हम उसको बोलते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था हमारा कॉलेजियम सिस्टम। उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि कंसल्टेशन का रियल मतलब होता है कंकरेंस। कंसल्टेशन का मतलब क्या था कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम होगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आपस में कंसल्ट करेंगे। कंसल्ट करने का मतलब डिस्कशन करेंगे बिटवीन द पीपल, ये क्या डिसीजन ले रहे हैं, हिंदी में बोलते हैं विचार विमर्श करेंगे। और उन्होंने कहा कि कंकरेंस होगा। कंकरेंस का मतलब होता है एग्रीमेंट, यानी कि सहमति होगी, स्वीकृति होगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर इन्होंने कहा था कि कंकरेंस इज इक्वल टू कंसल्टेशन इज इक्वल टू, देखो कभी कभी मैं भी बोलते बोलते उल्टा बोलता हूँ, कंसल्टेशन इज इक्वल टू कंकरेंस। विचार विमर्श करने का मतलब ही हो जाएगा हमारी सहमति हो चुकी है। तो यहाँ पर इन्होंने ऐड किया था कि जो सेकंड जज केस में कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे ना, इनका इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं होगा, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन फॉर्म किया जाएगा, और ये कंसल्टेशन करेंगे प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ। देन आता है हमारा थर्ड जज केस। थर्ड जज केस आया था 1998 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो एक रेफरेंस लिया था, प्रेसिडेंट के रेफरेंस से उन्होंने एक्सपैंड किया था बेसिकली कोलिजियम को यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी बन गया था CJI प्लस 4 मेंबर्स का। ऑलराइट, तो आप देख रहे हो 1981 के अंदर CJI का ओपिनियन जो था उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती, वहाँ एग्जीक्यूटिव को प्रेमेसी मिलती थी। 1993 में आया था कोलिजियम सिस्टम, वहाँ पर CJI प्लस 2 था, और 1998 में CJI प्लस 4 हो गया था। अब इसको हेड कौन करता है हमारे कोलिजियम सिस्टम को? तो दोनों लेवल पर अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई अपॉइंटमेंट करना होगा तो जो उसको हेड करेंगे कौन? चीफ जस्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर अपॉइंटमेंट करना होगा तो उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करेंगे, प्लस में उनके 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। जब हाई कोर्ट के लेवल पर कोलिजियम होगा, यानी कि हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट ट्रांसफर करना होगा, तो वहाँ पर जो इनकम्बेंट चीफ जस्टिस होते हैं ना, वो प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उसी कोर्ट के, वो हेड करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो जजेस जो होते हैं ना हायर जुडिशरी के, ये अपॉइंट किए जाते हैं ओनली थ्रू कॉलेजियम सिस्टम। एंड गवर्नमेंट का एक रोल होता है, वो होता है कि आफ्टर दिस नेम हैव बीन डिसाइडेड बाय द कॉलेजियम, तो कॉलेजियम नाम डिसाइड कर लेगा, फिर वो गवर्नमेंट के पास भेजेगा। ऑलराइट, इस तरीके से होता है। अब इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव को एक्सक्लूड किया गया है, चांसेस होते हैं फेवरेटिज्म हो सकता है, नेपोटिज्म हो सकता है, एक चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रिंसिपल होता है, और एक क्लोज डोर मैकेनिज्म है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी इक्वल नहीं हो पाती, विमेन को भी फेयरली रिप्रेजेंट नहीं किया गया इंडियन जुडिशरी में, ये एक मुद्दा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि एग्जीक्यूटिव को एक रोल दिया जाना चाहिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि एक सर्च एंड इवैल्यूएशन कमेटी को बनाना चाहिए हमें, वहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट लेवल के ऊपर भी। अब इसमें हो क्या रहा है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना एक अटेम्प्ट किया था इस चीज़ को लेकर के। हमारा 2014 में ना एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसको हम लोग बोलते हैं 99th अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पार्लियामेंट ने एक कमीशन बना दिया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। पार्लियामेंट ने कहा कि कमीशन के थ्रू अपॉइंटमेंट किया जाए, क्योंकि अंदर क्या हो रहा होता है हमें पता ही नहीं चलता, क्लोज डोर तरीके से आप कर रहे होते हो, फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, बिल्कुल ये सब चल रहा है। तो एक कमीशन बना देते हैं। अब इस कमीशन को 2014 में ये आता है, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया। ये कहा कि आप दिस इज़ अ थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इस बात को लेकर के। तो जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी नाराज़ है इस बात को लेकर के कि हमने इतना बड़ा कमीशन बनाया और तुमने इसको स्टक डाउन कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि आप एक काम कर सकते हो ना, कि जो भी इश्यूज रेज किए जा रहे हैं उसके ऊपर हम लोगों ने बार बार कोर्ट ने कहा था कि काफ़ी ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट प्रोसेस होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फ्रेश लेजिस्लेटिव एफर्ट किए जा सकते हैं, दोबारा से किसी कमीशन वगैरह पर, किसी बॉडी पर बात की जा सकती है। ऐसा कुछ बनाओ जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को नुकसान ना पहुंचाए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये टॉपिक तो आपको समझ में आ गया, इतना ही था बस। गवर्नमेंट बार बार बोली जा रही है, एडिटोरियल में यही कंटेंट था। द ओनली कंक्लूजन इज दैट द करंट रेजीम वांट्स एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर हु गेट्स टू बी जज इन दिस कंट्री। जुडिशरी चाहती है कि हम डिसाइड करें कौन जज होगा इस कंट्री में, गवर्नमेंट चाहती है कि हम डिसाइड करें कौन जज होगा इस कंट्री के अंदर। अब ये पता है क्या है, ये लाइन ग्रीन कलर वाली, इसको नोट डाउन कर लो। क्यों नोट डाउन कर लो?
ये टॉपिक आएगा देखना 2023 में। अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी में भी कॉलेजियम सिस्टम न्यूज़ में है, ये मेंस में पूछा जाएगा। नहीं भी पूछा जाएगा ना, चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर, सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। पिछले आप सालों के पेपर देखो, हर साल एक ना एक पेपर क्वेश्चन में चलता रहता है। वहाँ पर ये लाइन आप लिखते हैं ना कंक्लूजन में, अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस दैट प्रिवेंट्स एनी वन ब्रांच गेनिंग द अपर हैंड इज असेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इस तरह के स्टेटमेंट्स के ना एडवांस में प्रिपरेशन करनी पड़ती है आपको, ये वहाँ बैठ करके आंसर राइटिंग में याद नहीं आएगी। ये एक आपने लिख ली चेक्स एंड बैलेंसेस का, जब भी क्वेश्चन आएगा आप बार बार कंक्लूजन में यही लिखोगे। व्हेन यू कीप प्रैक्टिसिंग दिस इन योर मॉक टेस्ट ना मेंस के, तब आपको याद हो जाती है। तो बस यही था, थैंक यू। वी हैव दिस एडिटोरियल, इंडियाज़ न्यू प्रपोजल फॉर द माइग्रेंट वोटिंग। तो काफ़ी थोड़ा बड़ा है, डिटेल में इसमें जानेंगे बहुत सारी चीज़ें। एक तो हमारा राइट नाउ जो EVM है वो कैसे काम कर रहा है, और ये RVM है ये क्या होगा, क्या कंसर्न्स है हमारे EVM को लेकर के, पुरानी चीज़ें समझेंगे पहले। तो प्रॉब्लम क्या होती है VVPAT के साथ, इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या दिए गए थे, और ये जो RVM है जो रिमोट वोटिंग मशीन है कैसे अलग होने वाला है। तो कुछ सवाल हैं, वाई इज़ देयर अपोजिशन अगेंस्ट द न्यू रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्या कुछ डाउट्स हैं रिगार्डिंग द EVMs, क्या VVPATs हैं, और किस तरीके से वोटिंग यूनिट्स के अंदर इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, नई वोटिंग मशीन डिफरेंट होगी क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस क्या होने वाले हैं। अब ये समझना पड़ेगा इंडिया के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल ये जो वोटिंग मशीन होता है इसका इस्तेमाल कब से करते आ रहे हैं। वी आर डूइंग दिस फ्रॉम 1992 से, लेकिन और 2000 के अंदर हम लोगों ने इसको लोकसभा के अंदर और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब हुआ ये ना कि जो लोग माइग्रेंट्स होते हैं, यानी कि स्टेट ए में रहने वाले व्यक्ति जब B स्टेट में जॉब कर रहा होता है और स्टेट A में इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो जो B होता है वो बहुत पर ट्रैवल करके नहीं आता, मोस्टली ट्रैवल करके नहीं आ पाते। तो अब गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि हम लोग कुछ रिमोट वोटिंग मशीन्स लगा देंगे, यानी कि B स्टेट में भी जब A में इलेक्शन हो रहा होगा ना, तो B स्टेट के भी कुछ सेंटर्स के ऊपर इस तरह की मशीन लगा दी जाएंगी। तो ये पर्सन अपने उसी शहर में रह करके अपने A स्टेट के लिए वोट कर पाएगा। उसके ऊपर काम करने की बात की जा रही थी। अभी रिसेंटली हुआ क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनका डेमोन्स्ट्रेशन करना था कि हम लोग सभी पार्टीज़ को दिखाएंगे। ये टॉपिक मैंने तब भी कवर किया था, अब ये हो नहीं पाया। तो एक उन्होंने कहा था कि हम प्रोटोटाइप दिखाएंगे, इसके कारण जो डोमेस्टिक माइग्रेंट्स हो सकते हैं वो अपने नेशनल और रीजनल इलेक्शंस में वोट कर पाएंगे। ऑपोजिशन ने इस पर कुछ कंसर्न जताया, उन्होंने कहा कि बहुत सारे इसमें चैलेंजेस हैं, आप उनको एड्रेस कीजिए। और जो कांग्रेस थे उन्होंने पहले भी कहा था कि फर्स्ट रिस्टोर द ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल सिस्टम एंड सिस्टमेटिकली एड्रेस द फियर्स ऑफ द मिसयूज ऑफ एग्जिस्टिंग EVMs। तो उन्होंने ये कहा कि पहले जो ऑलरेडी EVMs है ना उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं। ऐसा माना गया कि उनके अंदर उनको हैक किया जा सकता है। आगे देखेंगे सब कुछ कैसे, पूरा डिटेल में है ये वाला एडिटोरियल, आज बहुत डिटेल्ड है ये। तो मैं आपको लोगों को लाइन टू लाइन करवाऊंगा ताकि हम टॉपिक से डिविएट ना हो, ठीक है। और मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई, आप उनको देखते चलिएगा। ये ग्रीन कलर वाला हाईलाइट है, मैं आपको बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है कैसे। तो सुनते चलिएगा, आपको सारी कहानी याद हो जाएगी। अच्छा क्यों सुनना है ये, अभी मेंस में ना 2022 के अंदर एक क्वेश्चन आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इवोल्यूशन को लेकर के, और आप EVM को लेकर के पहले सवाल आ चुका है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रिमोट वोटिंग मशीन आ रही है ना, तो UPSC डायरेक्टली यही इसी पे क्वेश्चन बना देगा। ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं कि बताओ कि EVM और जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस क्या थे, पुराने चैलेंजेस। इस पर मेंस का क्वेश्चन पूरा बन सकता है। सो हम लोग इसको लाइन टू लाइन कवर करेंगे। पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि हमारा जो एग्जिस्टिंग EVM है वो काम कैसे करता है। तो इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और 2000 से इसको लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो उसके ना 3 आइट्रेशंस आए थे, मतलब उसको बार बार अपडेट किया गया था, उनके फीचर्स को अपडेट करिए, इंप्रूव किया। तो लेटेस्ट जो आया था वो M3 मॉडल है EVMs का, जो हम लोग 2013 के बाद से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हुआ ये था कि 2010 के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाती हैं कि भाई आप ऐसा कुछ प्रोसीजर निकालो कि इस EVM की जो वोट्स वगैरह होते हैं उनको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो PSUs थे जिनके साथ ये लोग काम करते थे, इनके यहाँ पर नाम भी हैं BEL एंड ECIL, तो इनके साथ मिलकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया VVPAT। तो ये पेपर ट्रेल निकलता है वोटिंग मशीन के अंदर। तो VVPAT को हम लोग 2017 के मिड से यूनिवर्सली इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। राइट नाउ जो हम लोग EVM का स्टेटअप यूज़ करते हैं ना, उसमें एक बैलेट यूनिट होता है जो कि VVPAT से कनेक्ट होता है। दोनों के दोनों वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर होते हैं। VVPAT को हम लोग कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करते हैं जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है, जो कि टोटल जिसमें नंबर ऑफ वोट कितने कास्ट किए जा रहे हैं उसके बारे में पता चलता है। एक बार जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ना वो प्रेस करेगा बैलेट के बटन को कंट्रोल यूनिट के ऊपर, तभी जो बैलेटिंग यूनिट होगी वो एक्टिवेट हो जाती है वोटिंग के लिए। तो पर्सन जाएगा बैलेट यूनिट के ऊपर अपना वोट करेगा। जब वो वोट कर रहा होता है ना, तो VVPAT जो बेसिकली एक प्रिंटिंग मशीन है ना, तो VVPAT के अंदर ना एक स्लिप दिखाई देती है आपको, एक कि आपने जिस बटन के ऊपर
वोट किया होता है ना, उसकी एक स्लिप बन के आती है, वो वीवीपैट की मशीन में आपको दिखाई देगी। उसमें किस कैंडिडेट के नाम के ऊपर आपने वोट किया था, तो वो आपको 7 सेकंड्स के लिए विजिबल होती है, आप उसको देख सकते हो। फिर वो उस बॉक्स, वीवीपैट का जो बॉक्स होता है ना, उसी के अंदर वो गिर जाती है। एक बार जब आपने वोट कास्ट कर दी तो बैलेटिंग यूनिट जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाती है। वो दोबारा जब तक एक्टिवेट नहीं हो सकती जब तक कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको वहाँ से ऑन ना करे। कंसर्न क्या है हमारे इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को लेकर के? बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, तो जो इलेक्शन वगैरह में काम करते हैं, है ना, एकेडमिशियन, जर्नलिस्ट, फॉर्मर जज वगैरह, इन सब ने मिलकर के ना एक सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन बनाया था 2020 के अंदर। उन्होंने एनालिसिस किया था कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के फील्ड में एक्सपर्ट वगैरह के, और एक उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, इसका नाम था इज़ द इंडियन ईवीएम एंड वीवीपैट सिस्टम फिट फॉर द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। ये रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ये मैंने इसलिए ग्रीन कलर में हाईलाइट किया था। एनी टाइम अगर इलेक्शन कमीशन का ईवीएम पर क्वेश्चन आएगा ना, अगर आपने इस रिपोर्ट के बारे में मेंशन कर दिया ना, तो बस पूछो मत, क्योंकि ये सबको पता नहीं है। अब इस रिपोर्ट में ना उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी। उन्होंने कुछ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को लेकर के बात की थी। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स का ऐड होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप किसी तरह के पब्लिक इलेक्शंस को कंडक्ट करते हो। तो उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन प्रोसेस है ना, इट शुड नॉट ओनली बी फ्री एंड फेयर बट ऑल्सो बी सीन टू बी फेयर, फ्री एंड फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसलिए मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट की थी। क्यों, बताता हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ना, इलेक्शन कमीशन के बारे में यही 2 बातें लिखी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री और फेयर इलेक्शन कराएगा, और फ्री और फेयर इलेक्शन जो है ना, ये बहुत, इसको लेकर के पिटीशंस फाइल किए गए हैं कोर्ट में। फ्री का मतलब ना बहुत बड़ी पावर मिल जाती है यानी कि इलेक्शन कमीशन को, तो इस वर्ड को लेकर के ना, फ्री और फेयर को, तो इस एज पर दिस की इलेक्शन कमीशन के पास बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर होती है, तो उसी को बार बार सुप्रीम कोर्ट कैसे केस टू केस इंटरप्रेट करेगा। तो इस रिपोर्ट ने ये कहा कि देखो भाई साहब, ऐसा है कि सिर्फ ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। मीनिंग, इंस्टेड ऑफ बीइंग टोल्ड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, आप कहते हो कि हमारे प्रोसेस के अंदर भरोसा करो, जनरल पब्लिक को आप कुछ गारंटी दो उस भरोसे के लिए। तो रिपोर्ट ने कुछ डिटेल बताई थी। उन्होंने रिपोर्ट ने ये भी कहा था कि देखो, ये जो पूरा का पूरा ईवीएम आप बताते हो ना, ना हमें डिज़ाइन का पता, ना प्रोटोटाइप का पता, ना सॉफ्टवेयर का पता, ये कोई भी चीज़ पब्लिकली अवेलेबल नहीं है कि इसका कोई भी टेक्निकल या फिर इंडिपेंडेंट रिव्यू किया जा सके, और ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉक्स के एनालिसिस के लिए होती है। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने है, उन्होंने कहा कि इंडिया के जो ईवीएम्स है ना, वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते, बाकी कंट्रीज़ के होते हैं कनेक्ट, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। ये एक अच्छी चीज़ है इंडिया में, इलेक्शन कमीशन ने रिप्लाई में बोला। तो उन्होंने कहा कि इसमें ना एक 1 टाइम की प्रोग्रामेबल चिप होती है, ऑलराइट, तो उसको किसी भी तरह के वाईफाई कनेक्शन वगैरह के साथ या फिर किसी हार्डवेयर पोर्ट के साथ कनेक्ट किया ही नहीं जा सकता। लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर के साइंटिस्ट जो है ना, उन्होंने कहा था कि ये जो क्लेम है ना कि आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, ये स्क्रूटनी के लिए काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ साइड चैनल हो सकते हैं, इनसाइडर फ्रॉड भी हो सकता है, ट्रोजन के अटैक भी हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा था कि जो 1 टाइम प्रोग्रामेबल चिप है ना, इसको रीराइट नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड होता है। कैसे पता चला था? 2010 के अंदर ना एक बुक आई थी, उसका नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। किसने लिखी थी? बीजेपी के लीडर थे GVL नरसिम्हा राव ने। तो उस टाइम 2010 के अंदर तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट तो 2014 में आई थी। उस टाइम पर थी यूपीए गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, वो ईवीएम के सॉफ्टवेयर को ना 2 फॉरेन चिप मेकर के पास भेजता है, यूएस में और जापान में। वहाँ पर वो ये सॉफ्टवेयर जो होता है ना, इसको सीपीयू में ऐड करते हैं, और फिर जो मैन्युफैक्चर्ड चिप्स होती है ना, वो फिर इंडिया में आती हैं। फिर इनकी असेंबली की जाती है BEL के द्वारा और ECIL के द्वारा। इसका मतलब कि जो मैन्युफैक्चर होता है ना, वो उसके कॉन्टेंट को पढ़ ही नहीं सकता सॉफ्टवेयर को, और वो इसलिए किया रहता था कि इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाए। फिर इसके फंक्शनैलिटी के टेस्ट जो किए जाते हैं मैन्युफैक्चर के द्वारा, वो दे कैन ओनली रिवील इफ़ द मशीन इज़ वर्किंग प्रॉपरली। तो मतलब कि इलेक्शन कमीशन ये कहना चाह रहा है कि हम लोगों ने इसको टेम्पर प्रूफ बना रखा है। अब ये तो हम लोगों ने मशीन के बारे में देखा, बैलेटिंग यूनिट वगैरह एंड ऑल के बारे में। अब प्रॉब्लम वीवीपैट के साथ क्या होती है? डॉक्टर सुभाषीष बनर्जी हैं, जो कि IIT दिल्ली के कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के हेड हैं, और ये जो CC था ना, उसके मेंबर भी थे। CC क्या था? सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन 2020 के मेंबर भी थे। उन्होंने द हिंदू को बताया कि जो वोटिंग, अब मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को लगेगा कि वर्ड टू वर्ड तो हम भी पढ़ लेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये एडिटोरियल है इतना बड़ा, इसमें ना सब कुछ वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, इसमें इसके बियॉन्ड कुछ भी लिखा ही नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत डिटेल में बनाया गया है। ये जनरली इतने डिटेल में नहीं पढ़े हम लोगों ने एडिटोरियल्स, तो इसमें सब कुछ वर्ड टू वर्ड मेंशन कर दिया गया है। तो डॉक्टर सुभाषीष बनर्जी ने कहा कि देखो भाई, वोटिंग का जो प्रोसेस होता है ना, उसको वेरीफाइबल बनने के लिए ना, उसको मशीन इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, और जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है ना, उससे भी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। यानी कि उसकी जो वेरासिटी होगी ना, उस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि हम लोग अज्यूम कर लें कि ईवीएम करेक्ट है। MIT के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है रोनाल्ड राइवेस्ट, कहते हैं कि ही इज़ द इन्वेंटर ऑफ इंक्रिप्शन। उन्होंने भी एक जगह पर मेंशन किया था 2008 में एक पेपर के अंदर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। अ वोटिंग सिस्टम इज़ सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट अगर
कब बोल सकते हैं कि हम लोग कोई वोटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से इंडिपेंडेंट होगा? सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट मतलब कोई दूसरा सॉफ्टवेयर उसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकता, वो उसके अंदर जो प्रोग्राम है वो एक फिक्स पैटर्न पे चल रहा है। अगर कोई अनडिटेक्टेड चेंज उस सॉफ्टवेयर में आए एंड उसके कारण कोई अनडिटेक्टेबल चेंज से इलेक्शन का आउटकम ना हो, बदलना ना जा सके, तब हम कह सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट है। या फिर जो वोटिंग मशीन है अगर वो टेम्पर हो जाए तो सेम शुड बी डिटेक्टेबल, उसकी ऑडिटिंग में वो डिटेक्ट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट है। तो उन्होंने अपने कुछ कंडीशंस बताए थे। डॉक्टर बनर्जी जो है, सुभाषिस बनर्जी IIT दिल्ली से, उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि सिंपल तरीका होता है कि जो प्रोसेस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंडिपेंडेंट रखने का होता है कि इसका एक दूसरा रिकॉर्ड मेंटेन करके देखो, है ना। तो उन्होंने कहा था कि विच इज़ ऑलरेडी डन बाय वीवीपैट, लेकिन उसके कुछ अपने प्रॉब्लम्स भी हैं। क्या प्रॉब्लम्स है उनको भी ज़रा समझने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग कि डॉक्टर बनर्जी क्या कहना चाह रहे हैं हमें यहाँ पर। डॉक्टर बनर्जी ने कहा कि वीवीपैट का सिस्टम जो है ना इज़ नॉट वोटर वेरीफाइड इन इट्स फुल सेंस, यानी कि जो वोटर उनकी वोटिंग स्लिप को देखता है ना उस वीवीपैट के ग्लास के पीछे 7 सेकंड्स के लिए, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वेरीफाई हो गया है। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है। उनका वेरिफिकेशन कब होता है? वेरिफिकेशन तब होगा जब उसका प्रिंट आउट उस व्यक्ति के हाथ में मिल जाएगा, वो उसको अप्रूव करेगा कि हाँ उसने यही जो वोट कास्ट किया था वही उसमें गया है, और अगर उसको लगता है कि इसमें एरर था वो कैंसिल भी कर सकता है, तब जा करके आप कह सकते हो कि ये वेरीफाई हुआ है। एक फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं कन्नन गोपीनाथन जी, जिन्होंने असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शन दोनों देखे थे। उन्होंने 2021 के पेपर में कहा कि वोटर के पास ना एक फुल एजेंसी होनी चाहिए टू कैंसिल अ वोट, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो। और ये जो प्रोसेस होता है ना कि वोट को कैंसिल करने का, ये सिंपल भी होना चाहिए और इसमें वोटर को किसी के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत भी ना पड़े, ऐसा होना चाहिए। लेकिन होता क्या है ना, राइट ना जो सिस्टम होता है ना, इसमें पेनलाइजेशन होता है। यानी कि अगर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्शन ऑफिसर अगर जो आउटकम होता है ना टेस्ट वोट का वो करेक्ट होता है, मतलब आपने वोट किया, वीवीपैट में आपने देखा और आपने डाउट किया कि नहीं तो गलत हो गया, फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर आएगा उसको चेक करेगा, और जब चेक करते हैं वेरिफिकेशन करते हैं, अगर वो सही निकला ना तो आपको सजा हो सकती है कि आपने गलत शक किया, उस पर प्रोसिक्यूशन हो सकता है। तो ये मिस्टर गोपीनाथन ने कहा कि भाई ये जो पेनलाइजेशन है थोड़ा डिस्करेजिंग है। डिस्करेजिंग क्यों है? आपको पता है कि आपने जो देखा आप जल्दबाजी में हाँ बोल देते हो, क्योंकि आपको अगर आपने बोल दिया गलत है और ऑफिसर ने आके चेक किया और वो आपकी बात गलत निकली, वो एक्चुअल में सही था लेकिन आपको दिखाई गलत दिया, तो आपको तो सजा हो जाएगी, तो आप तो डिस्करेज जाओगे। तो लोग इस डर के मारे कि यार मुझे बार बार कोई पनिशमेंट ना मिले, मैं बताता ही नहीं, जैसा हो गया सो हो गया, वोट देकर चलते बनो। ये प्रॉब्लम है। कितना टेक्निकल में, मतलब बहुत डेप्थ में बताया हुआ है ये वाला एडिटोरियल। एवरीथिंग दे आर गोइंग सो डीप इनटू इट। इसलिए मैंने कल ये नहीं करवाया था, थोड़ा लंबा हो जाएगा ये वाला, और मैं आज सोच रहा था इसको पूरा डिटेल में कवर करते हैं। उसके अलावा एक रीअश्योरेंस दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि EVM और वीवीपैट का सिस्टम जो है ना ये किसी भी तरह के एक्सटर्नल डिवाइस के साथ कनेक्टेड नहीं है। इस बात को भी कुछ फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स ने क्वेश्चन किया था, और क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी मल्टीपल स्टडीज़ भी हुई हैं। क्योंकि जो वीवीपैट है ना उसको कुछ वोटिंग स्लिप्स जनरेट करनी पड़ती हैं, यानी कि सिंबल्स होते हैं, नेम्स होते हैं, है ना, कैंडिडेट की सीक्वेंस वगैरह होती हैं। दे नीड टू बी अपलोडेड ऑन इट, इनको पहले अपलोड करना पड़ता है। और ये किसके द्वारा होगा? जब आप इसको किसी लैपटॉप से कनेक्ट करते हो। तो मिस्टर गोपीनाथन ने पॉइंट आउट किया था कि एक वीवीपैट की शीट क्रिएट करने के लिए ऑन द लैपटॉप एक एप्लीकेशन को या तो डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रॉम इलेक्शन कमीशन के सर्वर से, या फिर एक लोकल डिवाइस से कॉपी करना पड़ेगा। फिर आप उसको अपलोड करोगे दूसरे डिवाइस पर, है ना, जिसको हम बोलते हैं सिंबल लोडिंग यूनिट। उसमें एक 9 पिन की केबल लगती है ना, यानी कि विच इन टर्न इज कनेक्टेड टू द वीवीपैट फॉर अपलोड। अब उन्होंने कहा कि पूरा प्रोसेस सवाल उठाता है भाई, आप कह रहे थे कि किसी और से कनेक्ट करते ही नहीं है, बट उसके अंदर डिटेल फीड करने की तो कनेक्ट करना पड़ रहा है ना। तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, यहाँ पर क्या फॉलो कर रहे हो आप वो बताओ। अगर वीवीपैट इज़ क्लियर, उसको सफाई कर देते हो एक बार, कि मेमोरी क्लीन कर देते हो, और फिर उसमें नई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो हर बार नए इलेक्शन के लिए, इसका मतलब तो ये होगा ना कि इसकी मेमोरी को प्रोग्राम किया जा सकता है, बार बार डिलीट करके ऐड किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये सवाल अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है। दैट मीन्स इट इज़ कनेक्टेबल। मे बी उसकी कुछ पुरानी मेमोरी में कुछ ऐसा सेव कर दिया आपने पहले से, हम क्या जाने। तो हमारे इंस्टीट्यूशन सेफगार्ड्स क्या हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बार बार समय समय रहते ही कहा था कि हमारा सिस्टम जो है बहुत रॉबस्ट है, सिक्योर है, टेम्पर प्रूफ है। उन्होंने कहा था कि बहुत सारे टेक्निकल और इंस्टीट्यूशन सेफगार्ड लगाए गए हैं। उन्होंने कहा था कि जब भी हम लोग ये इलेक्शन होता है ना तो हम मशीन की सीलिंग करते हैं, और सीलिंग के ऊपर उस पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर भी होते हैं। फर्स्ट लेवल की चेकिंग की जाती है, मशीन्स की रैंडमाइजेशन की जाती है, रैंडम मशीन होती है, मिक्स नहीं होता, नंबर नहीं होता, है ना। और एक सीरीज ऑफ मॉक पोलिंग भी की जाती है एक्चुअल वोटिंग होने से पहले, जैसे मॉक टेस्ट करते हो ना आप लोग, उस तरीके से। तो उन्होंने कहा था ये सब चीज़ें हो जाने के बावजूद प्रॉब्लम नहीं आ सकती। हालांकि कुछ डोमेन एक्सपर्ट्स और फॉर्मर ऑब्जर्वर्स ने कहा था कि ये सारी वल्नरेबिलिटीज़ आ सकती हैं। जैसे कि मिस्टर गोपीनाथन ने कहा था कि उनकी रिपोर्ट के अंदर कि सिंस इट इज़ नॉन अपफ्रंट कि एक फिक्स नंबर ऑफ वोट कास्ट किए जाते हैं पोलिंग से पहले हर एक पोलिंग स्टेशन पर, तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि ये थर्ड मॉक पोल हो, है ना। उन्होंने ये भी कहा था कि जो हैक होता है ना, बेसिकली
टेक्निकली थियोरेटिकली एक हैक जो होता है ना वो बाईपास कर जाएगा पहले कुछ वोट्स को, देयर बाय प्रिवेंटिंग द डिटेक्शन ऑफ फाउल प्ले। तो पता चल ही नहीं पाएगा कि आप लोगों ने जो गलती की थी या नहीं की थी, क्योंकि हर बार जो की प्रेस होगा ईवीएम के अंदर वो डे टू टाइम स्टैम्प हो जाता है उसके ऊपर। तो कितनी टेक्निकल डिटेल, हालांकि ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा ये वाला पार्ट, बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि लोग कितना टेक्निकल डिटेल में काम किया जा रहा है, डेप्थ में कितना स्क्रूटनी की जा रही है। अब जो आगे सवाल है वो आता है कि आरवीएम जो है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक, ये तो हम लोगों ने समझ लिया पूरा, हमारा ईवीएम के साथ क्या चलता है, वीवीपैट के साथ क्या चलता है ना, क्या कुछ इशू चलते हैं। सेफ गार्ड्स भी हम लोगों ने देख ली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया। अब सवाल ये कि जो हमारे रिमोट वोटिंग मशीन्स है ना ये डिफरेंट कैसे होने वाली हैं। पहली बात तो ये, इलेक्शन कमीशन ने कहा था अपने कॉन्सेप्ट नोट में कि जो मल्टी कंस्टिट्यूएंसी की आरवीएम्स होंगी ना माइग्रेंट वोटर्स के लिए, इनका सिक्योरिटी सिस्टम वही होने वाला है जो हमारा ईवीएम के साथ था। इसका एसेंशियली ये मतलब हो गया कि जो भी चैलेंजेस थे ना हमारे विद रिगार्ड टू जो करंट के इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के, वो सारे के सारे रिमोट वोटिंग मशीन में भी आएंगे। अब आपको पता चल गया, अगर आपको कल को रिमोट वोटिंग मशीन पे क्वेश्चन बनता है, एज ऑफ नाउ अगर इलेक्शन कमीशन इसे अपडेट ना करे तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन बनता, तो वही जो सारे चैलेंजेस जो ईवीएम के थे वो एग्जैक्टली आपको आरवीएम पे अप्लाई करने हैं। इसके अलावा कमीशन ने कहा था कि ये जो रिमोट वोटिंग मशीन्स है ना ये मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज को हैंडल कर सकती हैं, यानी कि एक पोलिंग बूथ के ऊपर 72 कंस्टिट्यूएंसीज का डेटा लोड किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने एक डिजिटल पब्लिक डिस्प्ले यूनिट लगाया था, मॉनिटर लगाया था इसके लिए कंस्टिट्यूएंसीज के लिए, और इलेक्ट्रिक वगैरह ये सब मैंने किया तो था ये हाईलाइट, पर ये मुझे लगा नहीं इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उन्होंने यही कहा था कि बहुत सारे लॉजिस्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं अभी भी, एंड इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि भाई जो वोटर का रजिस्ट्रेशन है ना रिमोट लोकेशन में कैसे करोगे। भाई एक पर्सन ए स्टेट का है, उसको बी स्टेट में जाना है, यहाँ पर तो इलेक्शन चल रहे हैं अभी राइट नाउ, बी में आप लोगों ने आरवीएम लगा दी, इस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे यहाँ, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है ना। अब ये व्यक्ति बी आरवीएम में वोट करेगा तो इसका ए स्टेट में जो वोटिंग कार्ड बना हुआ है ना, इसका जो वोटिंग आईडी कार्ड बना हुआ है, वहाँ पर इलेक्टोरल रोल के अंदर इसका नाम कैसे आप कैंसिलेशन करोगे। तो फिर आप इस रिमोट वोटिंग मशीन को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाने वाले हो। हम लोगों ने लास्ट टाइम जब ये एडिटोरियल कवर किया था ना डिटेल में, तब मैंने ये सारे सवाल आपको दिखाए थे। तो थोड़ा लेंदी हो गया ना, बट ये कितना इंटरेस्टिंग है कि इतना गहराई, मतलब मेरे को इसकी डेप्थ देख करके बहुत अच्छा लगा कि कित हद तक की स्टडीज़ की गई। देखो इस स्टडी का नोट डाउन करके रखना कहीं पर अपने नोट्स में। GS2 के आपके नोट्स होते हैं ना, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट होता है, उसमें बस छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेना PDF डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल से एंड सेव इट देयर। ये रिपोर्ट का नाम लोगों को नहीं पता होगा, हाँ ये भी कर लेना, ये मैं इसको कर नहीं पाया था, ये सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन 2020 में। दैट्स इट फॉर दिस एडिटोरियल। काफ़ी लंबा था बट अच्छा था। हम लोग एथिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस कर रहे हैं। 2013 का पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है। 2014 में हम लोग आज केस स्टडीज़ करेंगे। कल हम लोगों ने केस स्टडी स्टार्ट कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 9 और 10 कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करेंगे, उसके बाद 13 और 14 2 और बच गए, तो कल हमारा 2014 का पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। ये PDF आप लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाती है, उसका कारण बस ये था कि आप लोग साथ साथ में बैठ के करेंगे तो आप ईमानदारी से करेंगे, अदरवाइज़ बस PDF सेव करके रख लेंगे अपने डिवाइस के अंदर और उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो केस स्टडी थोड़ी सी बड़ी होती है, एंड जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनका कहना ये है कि पहले आप लोग केस स्टडी सॉल्व करें पेपर में। हालांकि हम लोग सब सीक्वेंस में सॉल्व करते आ रहे हैं। 2013 का क्वेश्चन नंबर 1 से 14, 2014 का क्वेश्चन नंबर 1 से 14, तो हम लोग सीक्वेंस में ही चलते रहेंगे इस सीरीज़ में आगे। क्वेश्चन है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, आप एक नो नॉनसेंस ऑनेस्ट ऑफिसर हो। नो नॉनसेंस मतलब आपको फालतू की बकवासबाजी पसंद नहीं है। आपको ट्रांसफ़र किया गया है एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट में टू हेड अ डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट को लीड करने के लिए। वो डिपार्टमेंट काफ़ी नोटोरियस है क्योंकि वो काफ़ी इनएफिशिएंट है और कैल्युअसनेस है। यू फाइंड दैट द मेन कॉज ऑफ द पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स, उसमें वो है इनडिसिप्लिन ऑफ अ सेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। ऑल राइट, नोटोरियस है, इनएफिशिएंसी है, कैल्युअसनेस है और इनडिसिप्लिन है एंड पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स है। दे डू नॉट वर्क देमसेल्व्स एंड ऑल्सो डिसरप्ट करते हैं वर्किंग्स ऑफ द अदर्स। ओके, सच में नालायक है वो तो। यू फर्स्ट वांट द ट्रबल मेकर्स टू मेंड देयर वेज, अपने तौर तरीके बदलने के लिए बोला आपने उनको, या फिर उनको बोला कि आप भी डिसिप्लिनरी एक्शन फेस करो। तो व्हेन द वार्निंग हैड लिटिल इफेक्ट, आपने एक शो कॉज नोटिस दिया था। शो कॉज का मतलब होता है कारण बताओ रिंग लीडर्स को, जो लोग इसके मतलब पूरे के पूरे जो इनएफिशिएंसी के नोटोरियस एक्ट के जो करता धरता थे ना, उनको आपने बोला। इस बात के रिटेलिटरी मेजर में जो ट्रबल मेकर्स थे उन्होंने इंस्टिगेट कर दिया था एक विमेन एम्प्लॉय को अमंग्स अपने आपस में कि आपके खिलाफ एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल कर दें अगेंस्ट यू विद द विमेंस कमीशन। तो उन्होंने विमेन कमीशन को इन्वॉल्व कर दिया। आपने उनको सुधारने की बात की, उनको वार्निंग दी, उन्होंने अपने ही ग्रुप में किसी विमेन को बोल करके आपके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस करा दिया।
कमीशन ने प्रॉम्प्टली सीक्स योर एक्सप्लेनेशन, कमीशन जो था नेशनल वुमेन कमीशन, उन्होंने आपसे आपकी परमिशन मांगी। अब जो मैटर है ना, अब देखो उन्होंने यहाँ पर नेशनल वुमेन कमीशन के बारे में बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ वुमेन कमीशन बोला है, तो हम लोग आंसर में भी वुमेन कमीशन की ही बात करेंगे क्योंकि ये केस स्टडी है ना, ये हाइपोथेटिकल माना जा रहा है ऐसा। अब जो मैटर है ना, ये पब्लिसाइज किया गया मीडिया के अंदर आपको ज़्यादा एम्बेरस करने के लिए। कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। क्या क्या? एक तो आप अपना एक्सप्लेनेशन दो कमीशन को एंड गो सॉफ्ट ऑन द डिसिप्लिनरी एक्शन, ओके। दूसरा ऑप्शन दिया गया इग्नोर द कमीशन एंड प्रोसीड फर्मली विद द डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है, फाइन। तीसरा है ब्रीफ करो अपने सीनियर्स को, उनसे डायरेक्शंस लो, उनसे पूछो एंड उनके अकॉर्डिंगली एक्ट करो। तो 3 आपको ऑप्शन दिए गए थे। फिर क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ने बोला है कि भाई सजेस्ट करो और क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं। यहाँ पर आपसे उसने 3 ऑप्शन दे भी दिए और उसने और भी मांग लिया आपसे। फिर कह रहा है इनको इवैल्यूएट करो ऑल ऑफ देम, ये 3 भी इवैल्यूएट करो, ये भी इवैल्यूएट करो एंड फिर सजेस्ट करो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा और उसके रीज़न भी देने हैं साथ में। 20 नंबर का है, 4 पेजेस मिलेंगे हमको। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का सीख वो समझ गए ना आप लोग कि हमको करना क्या क्या होगा। हमको 3 कंडीशन कंपोनेंट क्या क्या है हमारे क्वेश्चन के। एक तो हमारी सिचुएशन, उसमें हम लोग जनरली जो बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं। देन हमारे पास पहला कंपोनेंट है कि 3 जो गिवन है ना, इनको इवैल्यूएशन करना है 3 ऑप्शन का। सेकंड कंपोनेंट के अंदर हम लोगों को सजेशन देना है और थर्ड के अंदर इवैल्यूएशन वाला हो गया, उसके रीजंस पर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बताना है ना, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो बेसिकली हम लोग 3 चीज़ों पर फोकस करना है, इवैल्यूएशन ऑफ द गिवन पॉइंट्स, इवैल्यूएशन ऑफ द न्यू सजेशंस मेरी अपनी साइड से, और तीसरा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ऐसे बार बार क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ेगा वरना बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं एथिक्स के अंदर, दिमाग चकरा जाएगा। ओके, स्टार्टिंग करते हैं। इनएफिशिएंट डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ द इनडिसिप्लिन्ड एम्प्लॉयज, ये वाला केस है। मेजर्स टेकन वेंट इन वेन एंड इन टर्न अ सेक्शुअल हैरेसमेंट कंप्लेन हैज़ बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट मी विच कॉट मीडिया I2। ये बहुत ही स्मॉल मैंने समराइज कर दिया मैंने पूरे के पूरे सिचुएशन को। अब जो गिवन ऑप्शंस हैं उनका इवैल्यूएशन करना है। देखो यहाँ पर ना वो चीज़ें नहीं है, स्टेक होल्डर्स नहीं लिखा हुआ और डायलेमा नहीं लिखा हुआ, मैंने वो जानबूझ के स्किप किया। मुझे लगा कि इस बार ना आप लोग उसको लिखने की कोशिश करो। मैं लिखने वाला था पर फिर मैंने सोचा कि ठीक है आप लोग खुद ट्राई करो। हम लोग हर केस स्टडीज़ में लिखते हैं ना स्टेक होल्डर्स और डायलेमास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वहाँ पर लिखा हुआ होगा। इसके किसी को नहीं पता, कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेना। तो हम लोगों ने हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या प्रॉब्लम है। देन वी वेंट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन क्या था, उसको इवैल्यूएट करते हैं। गोइंग सॉफ्ट ऑन द डिसिप्लिनरी एक्शन इजंट इन इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज इन द लॉन्ग टर्म सच इनएफिशिएंसी माइट रेंडर इट यूजलेस, ओके फाइन। फर्दर इट वुड डिमोरलाइज द फ्यूचर इनकम्बिटेंट्स ऑफ द पोस्ट, जो आने वाले होंगे उनके बारे में बात कर रहे हैं। मोर ओवर इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन माई पर्सनैलिटी एज एन इनकॉन्सिस्टेंट ऑफिसर हु इजंट डिटरमाइंड एंड सकम्स ईजिली टू द प्रेशर। हाउएवर एक्सप्लेनेशन मस्ट बी गिवन टू द कमीशन ऑन द चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट मी। ठीक है, तो दोनों बातें कमीशन को बोल दिया कि ठीक है उसके बात सुन लेनी चाहिए। एंड गोइंग सॉफ्ट ऑन द डिसिप्लिनरी एक्शन इज इन माई इंटरेस्ट, फाइन। सेकंड ऑप्शन क्या था, अब देखो मैंने एक और चीज़ यहाँ पे बदली। यहाँ पर ना इवैल्यूएशन ऑफ गिवन पॉइंट्स के बाद ना मैंने सिर्फ नंबर 1 लिख दिया। फिर मैंने सोचा कि एक काम कर सकते हैं ना, ये भी तो किया जा सकता है, ऑप्शन 2 लिख देते हैं ना, लेट्स मेक इट मोर इजी फॉर द एग्जामिनर। अब सोच करके देखो, एग्जामिनर जब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 पढ़ेगा उसको ये समझना ईजी होगा, rather than उसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई ये 1 किस चीज़ के लिए है। ऑलराइट, ऑप्शन 2 में था कि दिस कांट बी डन, क्योंकि जो विमेंस कमीशन है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आई हैव एवरी राइट टू डिफेंड माई सेल्फ विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। However, at the same time, as explained in the point 1 above, I should firmly proceed with disciplinary action to prove my integrity and improve the department's work culture. Simple था। तीसरा ऑप्शन में हम लोगों ने कहा, since the issue is now in the media and an inquiry has already been constituted against me, तो जो higher ups होते हैं they need to be immediately informed as it impacts the image of organization. Direction should be sought on further course of action on my part to inquiry about but at the same time disciplinary action should be taken against defaulters. It should be briefed to the higher ups that if this opportunity is foregone then we will lose the chance to discipline the defaulters and ultimately the opportunity to improve productivity, efficiency and effectiveness of organization. अब यहाँ पर चाहो तो इसको बॉक्स में डाल सकते हो, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मैंने नहीं डाला था। अब 3 ऑप्शन जो उसने थे हमने तीनों इवैल्यूएट कर लिए, क्या कुछ संभावना है। अब उसने कहा था ना अदर पॉसिबल ऑप्शंस, तो हमने अदर पॉसिबल ऑप्शंस लिखने हैं। क्या कर सकते हैं हम, ब्रीफ कर सकते हैं मीडिया को रिगार्डिंग माई पोजीशन। दिस कैन क्लियर द एयर ओवर द सिचुएशन बट कुड ऑल्सो लीड टू फर्दर सेंसेशनलिज्म, हैंस दिस कुड गो अगेंस्ट मी।
Remove the troublemakers from organization. This will improve the work culture of the department but shall be done only after investigation against me and employees are complete. फिर उसने कहा था बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बताना. बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? इन्फॉर्म द मैटर टू सीनियर टू प्रोटेक्ट द डिपार्टमेंट्स इमेज एंड सीक एडवाइस. गिव एक्सप्लेनेशंस टू NCW टू डिफेंड माई सेल्फ. अच्छा, ये NCW जो था ना, इसको ये गलती है. देखो, इसको यहाँ पर विमेन कमीशन लिखना चाहिए था हमें, क्योंकि उसने विमेन कमीशन की बात की थी. हमें नहीं पता नेशनल विमेन कमीशन है, स्टेट विमेन कमीशन है, हमें नहीं पता डिस्ट्रिक्ट वाला भी है, हमें नहीं पता कौन सी दुनिया का है. तो ये मिस्टेक नहीं करना, ये मिस्टेक है. ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि लिखने के बाद मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ डायरेक्टली. मैंने चेक नहीं किया था, तो छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं. स्टेप डाउन द पेंडिंग इंक्वायरी इफ डिपार्टमेंट्स डिमांड्स टू इंश्योर इम्पार्शियल इंक्वायरी. कंटिन्यू करो विद डिपार्टमेंटल एक्शन अगेंस्ट ट्रबलसम एम्प्लॉयज टू वीड आउट द इनएफिशिएंसी. Media briefing shall be avoided in today's times of sensationalist journalism. Remove the troublemakers from department post inquiry to set the right work culture. तो सीनियर से एडवाइस लो, एक्सप्लेनेशन दो, स्टेप डाउन करो, इंक्वायरी करो, डिपार्टमेंटल का कोर्स ऑफ एक्शन देखो, ट्रबल्ड एम्प्लॉयज़ को निकालो, मीडिया ब्रीफिंग को अवॉइड करो. बस इस तरीके से प्रोसेस में. लॉन्ग टर्म मेजर क्या कर सकते हो? इंस्टॉल करो CCTV कैमराज वर्क प्लेस में, स्पेशली मेरे अपने कैबिन में, ताकि मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था सेक्शुअल हैरेसमेंट का, वो उन चीज़ों से प्रोटेक्शन मिल सके. इन्फॉर्म सीनियर्स प्लस टेक एडवाइस. अब जो भी हम लोगों ने स्टेप लिए थे ना, उसको आप लोग फ्रेमवर्क में डाल सकते हो, एक फ्लो चार्ट बना करके. इन्फॉर्म सीनियर्स प्लस टेक एडवाइस. NCW की हियरिंग करो. देखो फिर अगेन NCW की वाली मिस्टेक हुई ना. डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन करो अगेंस्ट द एम्प्लॉयज़. एक्शन एज पर रिपोर्ट एंड द लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस. एक्जैक्टली जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा ना, उसी को आप लोग थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट में दिखा सकते हो. अब फ्लो चार्ट क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास स्पेस भी बच जाता है और फ्लो चार्ट दिखने से ना चीज़ें आसान हो जाती हैं एग्जामिनर के लिए. These steps handle various actors and factors of case. Various dilemmas are handled. Therefore, this is a holistic solution. Finish. खत्म. इतना ही करना है. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास. सपोज करो यू आर CEO ऑफ ए कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है कुछ स्पेशलाइज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं. अब आपने अपनी जो बिड थी उस इक्विपमेंट के सप्लाई के लिए वो आपने डिपार्टमेंट को सबमिट की थी. तो जो क्वालिटी और जो कॉस्ट है ना आपके ऑफर की, वो बेटर है देन दोज ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स. ऑल राइट. येट जो कंसर्न्ड ऑफिसर है वो आपसे कुछ ब्राइब मांग रहा है. वो कह रहा है कि भाई मैं आपकी कंपनी से सामान ले लूँगा, लेकिन बीच में मैं कुछ रिश्वत लेना चाहूँगा ताकि आपके टेंडर को अप्रूवल मिल सके. अब गेटिंग द ऑर्डर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ फॉर यू एंड योर कंपनी. आप चाहते हो कि यार मेरी कंपनी से अगर गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट सामान खरीदेगा तो बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी बात होगी, कंपनी को भी फायदा होगा और आपकी रेपुटेशन भी बनती है. अगर आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्शन लाइन भी बंद हो सकती है, प्लस में ये अफेक्ट करेगा आपके खुद के करियर को. हाउएवर आप एक वैल्यू कॉन्शियस पर्सन हो, आप ब्राइब देना नहीं चाहते, तो कुछ वैलिड आर्ग्यूमेंट्स बताओ विच कैन बी एडवांस फॉर बोथ गिविंग द ब्राइब्स एंड गेटिंग द ऑर्डर और फॉर रिफ्यूजिंग टू पे द ब्राइब. वो कह रहा है कि दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट्स बताओ. आर्ग्यूमेंट्स टू पे द ब्राइब, आर्ग्यूमेंट्स टू नॉट पे द ब्राइब. फिर व्हाट दोज आर्ग्यूमेंट्स कुड बी. कुड देयर बी एनी बेटर वे आउट ऑफ दिस डायलेमा? अगर है तो आउटलाइट करो मेन एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड वे पॉइंटिंग आउट इट्स मेरिट. ऑल राइट. तो दो चीज़ें पूछी उसने ये तो बता दी, सिचुएशन समझ गए कि आप एक कंपनी के CEO, गवर्नमेंट की किसी डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट थी, वो बिडिंग कराते हैं, तो आप अपना बताते हो आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, आपकी सारी चीज़ें अच्छी हैं. नाउ व्हाट दे वांट इज़ कि आप उनको रिश्वत दो, तब वो आपको टेंडर दे देंगे उसका. लेकिन आप चाहते हो कि रिश्वत में नहीं देना चाहता क्योंकि आप वैल्यू बेस्ड पर्सन हो, लेकिन आपको एक प्रोजेक्ट भी चाहिए. तो उसने कुछ चीज़ें पूछ ली. उसने कहा कि भाई अगर ब्राइब दोगे तो क्या कुछ पॉइंट बन सकते हैं, और ब्राइब नहीं दोगे तो क्या कुछ पॉइंट बन सकते हैं. सारे पॉइंट लिस्ट आउट कर लो. ऑल राइट, फाइन. फिर उसने ये भी कहा कि क्या कोई बेटर वे हो सकता है, अगर हो सकता है तो उस बेटर वे के क्या आउटपुट्स मेरिट्स होंगे वो भी बताओ. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. स्टेक होल्डर कौन कौन है? मैं हूँ जो कि CEO है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कंपनी है, कॉम्पिटिटर्स हैं और कंसर्न ऑफिसर. डायलेमा क्या है? पर्सनल वैल्यू वर्सेस करियर इंटरेस्ट, पर्सनल वैल्यूज वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट और शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म गेन्स. आर्ग्यूमेंट्स फॉर गिविंग द ब्राइब. अब हम लोग दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे एक एक करके. टू गिव द ब्राइब जो आर्ग्यूमेंट्स वो हैं कि सस्टेन करना है मुझे अपनी प्रोडक्शन लाइन को, मेरे करियर के इंटरेस्ट में भी है, एज मेंशन इन द केस, दो पर्सनली आई वॉन्ट डू सच ए थिंग फॉर करियर प्रोग्रेशन एज दिस इज अगेंस्ट माई एथिक्स. ओके फाइन. Deal is important for company and hence its employees. If I don't give bribe, then competitors might do so and take the contract. मेरी जगह वो लेके चले जाएंगे. It serves the utilitarian concept and not only for me but also for the government as it gets quality product in cheap price. ये भी बात सही है. अब argument against में क्या होंगे bribe के? क्योंकि ये against है मेरे ethical competence के. Okay. This is not in the best interest of company as it sets wrong example and negative precedent.
Corruption is like a weed. It spreads from one place to another. Involving myself and my company in this menace would ruin the long-term sustainability of my company. एक बार मैं इसमें चला गया था, पता नहीं मैं कितनी बार ये चीज़ें रिपीट करूंगा. जो करप्ट ऑफिसर है which go unscathed and such practice would continue. If the competitors wish to give bribe, then let them. उनको देनी है अगर रिश्वत, वो देते रहें. I won't go down on my morals for the sake of an order. All right. फिर उसने कहा था बेटर वे आउट. तो बेटर वे टू गेट आउट ऑफ द डायलेमा इज विसल ब्लो अबाउट द करप्शन इन द कंसर्न डिपार्टमेंट. उसके बारे में विसल ब्लो कर दो, यानी कि उसकी पोल खोल दो अबाउट द कंसर्न ऑफिसर भी और उसके सुपीरियर्स भी. इट इज़ बेटर इफ द इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द डिपार्टमेंट कैन हैंडल द इशू रादर देन पब्लिसाइजिंग इट. देन कोलैबोरेट करो कॉम्पिटिटर्स के साथ, है ना. तो आपके कॉम्पिटिटर्स ही नहीं है बल्कि आपके पीयर्स भी हैं. तो व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी टुडे कैन हैपन विद देम ऑल्सो. कि भाई आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं बिडिंग करने जा रहा था, मेरी चीज़ एक्सेप्ट कर ली गई थी, मेरे से रिश्वत मांगी जा रही है. मैं अगर हट जाता हूँ तो आज तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, लेकिन कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है. हेंस मैं उन सबको परसुएड करूँगा कि वो भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो. तीसरा, अगर जो इंटरनल मैकेनिज्म फेल हो जाता है, मैं इस मैटर को रिपोर्ट करूँगा पुलिस को, एंड जो रूट होगा लीगल मैकेनिज्म का वो भी चूज़ करूँगा टू फाइट माई ओन केस. अब इस चीज़ का फ्लो चार्ट बना देते हैं. गिविंग द ब्राइब, अगर आप ब्राइब देते हो येस, देन एक शॉर्ट टर्म गेन मिलेगा, कंपनी को ऑर्डर मिल जाएगा, कंपनी सस्टेन करेगी. अगर आप बोलते हो नो कि मैं ब्राइब नहीं दूंगा, तो लॉन्ग टर्म का गेन होगा. आपकी कंपनी कैन गेट सम अदर डील, दूसरी डील मिल सकती है. पर्सनल वैल्यूज और आपकी मॉरल्स विल बी अपहोल्डेड. गिविंग अप ऑन माई बिड इन द व्यू ऑफ लिटिगेशंस एंड चल. अब हमारा क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो चुका है पूरा. जो डिमांड थी क्वेश्चन की, जो सवाल पूछे गए थे हमने सारे बता दिए. बेस्ट वे बता दिया, फ्लोट चार्ट बता दिए, और जो दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट्स हम लोगों ने बता दिए. अब हम लोग इसकी एंडिंग करते हैं. गिविंग अप ऑन माई बिड इन द व्यू ऑफ लिटिगेशंस एंड चैलेंजिंग इजंट एन ऑप्शन. Given that the order is important for my company and also that it meets quality, cost needs, current solution seems to balance the personal values, organizational interest, personal goals as well as ethical norms. हमारे जो डायलेमास थे वो भी सारे एड्रेस हो चुके हैं. तो ये था हमारा केस स्टडीज़ का. कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे. कल हमारा ये 2014 का पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा. फिर हम लोग बीच में एक दिन का ब्रेक ले लेंगे. नहीं, ब्रेक नहीं लेते, काम करते हैं, रेगुलर रखते हैं. 2015 का स्टार्ट कर देंगे डे आफ्टर टुमारो हम लोग. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ कीप मेंशनिंग इफ़ देयर इज़ सम अदर डिमांड. पीडीएफ की डिमांड मत करना, उसके अलावा कोई और आप लोगों को चेंजेस करवाने हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना. मैं देखूंगा जो भी पॉसिबल हो पाएगा मैं उन्हें ज़रूर बदलाव करूँगा. बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम.